Good morning, students. This is Parth, and we are back again with our NCERT series of Physical Geography. अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए, ठीक है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं सीरीज को तो आपने डिटेल में देखा होगा कि हमने इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है, कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन किस तरीके से उसको हम देखते हैं, किस तरीके से उसको समझते हैं, उसके क्या क्या अप्रोचेस हैं, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स के साथ वो इंटरलिंक्ड है। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर कवर किया था जिसके अंदर हमने शुरुआत करी थी अर्थ के बारे में, ठीक है। वी हैड टॉक्ड अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, किस तरीके से अर्थ जो है वो पैदा होता है, उसका ओरिजिनेशन होता है और किस तरीके से वो इवॉल्व करता है। उससे पहले हमने देखा कि अगर प्लैनेट के ओरिजिन और एवोल्यूशन की बात करनी है तो हमको समझना पड़ेगा कि उससे पहले जो स्टार है, जिस स्टार के नेब्यूला से, जिस स्टार के गैशियस क्लाउड से वो प्लैनेट फॉर्म हुआ है, वो स्टार खुद कैसे पैदा हुआ, ठीक है, वो स्टार खुद किस तरीके से बना। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स देखा, स्पेशली सन। और उसके बाद हमने देखा कि अगर हमको स्टार फॉर्मेशन की बात करनी है तो हमको और पहले जाना पड़ेगा, जहां पे हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया द ओरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। हमने देखा कि 2 तरह के कॉन्ट्रास्टिंग थ्योरीज हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्या, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। जब हमने बात करी थी किसकी, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जिसको हम कॉमनली बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, और बाइनरी थ्योरीज भी हैं। ये थ्योरीज हैं कि यूनिवर्स स्टैटिक हो सकता है, क्या वो मूव कर रहा है, क्या वो एक्सपैंड कर रहा है, क्या किसी लिमिट के आने के बाद वो वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इस तरह की थ्योरीज को हमने डिस्कार्ड करके बोला कि सबसे क्रेडिबल थ्योरी हमारे पास एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है। इस तरह की चीजें या इस तरह के क्वेश्चंस हमने यहां डिस्कस किए। फिर उसके बाद हमने देखा कि अर्थ जब एक बार ओरिजिनेट कर जाता है तो किस तरह से वो इवॉल्व करता है, उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं, उसमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर किस तरीके से इवॉल्व करता है, एंड इट कम्स टू द प्रेजेंट डे दैट वी हैव टुडे, कि आज जिस तरह से अर्थ है और पहले जैसा था उसके बीच की जितनी सारी हिस्ट्री है वो हमने डिस्कस किया। देन वी मूव्ड ऑन टू द थर्ड चैप्टर विच वॉज स्पेशली अबाउट अर्थ। अब हमने अर्थ का ओरिजिन और अर्थ के एवोल्यूशन की बात कर ली। अब हमको अर्थ को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा अर्थ के इंटीरियर से। तो वी टॉक्ड अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। उसमें जितनी लेयर्स हैं वो किस तरह से फॉर्म हुई, वो लेयर्स एक्चुअली क्या हैं और उनके एविडेंसेस क्या हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, कि हम किस तरीके से अर्थ के इंटीरियर को समझ सकते हैं। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात करी थी, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सेज हमारे पास था कि हम माइनिंग के थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जान सकते हैं अर्थ को। उसके बाद हमने देखा कि इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या, सीस्मिक एक्टिविटी, यानी अर्थक्वेक्स के थ्रू हम अर्थ को किस तरीके से जान सकते हैं। और भी इनडायरेक्ट सोर्सेज की हमने बात करी थी, जैसे मैग्नेटिज्म, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल एनोमली। ये सब चीजें अगर आपने नहीं देखी हैं तो यू कैन गो बैक टू दैट लेक्चर एंड अगेन रिकॉल, ठीक है। तो ये 3 चीजें जब हमने डिस्कस कर ली तो वील मूव ऑन टू द फोर्थ चैप्टर टुडे विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द अर्थ। अब हमने सबसे पहले अर्थ का ओरिजिन देख लिया, अर्थ का एवोल्यूशन देख लिया, अर्थ की लेयर्स जो हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर किस तरह से फॉर्म होता है वो देख लिया। उसके बाद हमने अर्थ का इंटीरियर भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो अर्थ है और उसका जो सरफेस है, जो उसके टैंजिबल पार्ट्स हैं, जो हमको दिखते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ऑल्दो और भी बहुत सारे टैंजिबल फिजिकल पार्ट्स हैं और उन सबकी पढ़ाई ही हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। बट हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या, सबसे बड़े सवालों की, कि हमको लार्ज लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे अर्थ का डिवीजन एक्चुअली इन 2 चीजों में देखता है, विच इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेगनर्स पैंजिया, ये है क्या इसको डिटेल में देखेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू डिफरेंट अदर थ्योरीज जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये वर्ड्स आपको अभी थोड़े से हो सकता है कि मुश्किल लग रहे हो, बट हम इसको एकदम डिटेल में बहुत आराम से सिंपली ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, कि हमारे पास किस प्रोपोर्शन में कहां पे लैंड है, कहां पे वाटर है और उनका क्या परसेंटेज है। अर्थ सरफेस, लैंड एंड वाटर। अर्थ का जो टोटल सरफेस है, अर्थ का जो टोटल एरिया है, ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया TSA,
ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ज्योमेट्री के अंदर कि टोटल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। बट अर्थ जो कि ऑलमोस्ट एक स्फीयर है, ठीक है, पूरा स्फीयर नहीं है, जियोइड है। तो एक स्फीयर अगर शेप होती है हमारे पास, तो उसके अंदर लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। क्यों? क्योंकि एक स्फीयर का एक ही फेस होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं, तो एक सिलेंडर में हमारे पास तीन फेसेस हैं, एक ऊपर का, एक नीचे का और एक लेटरली। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि यहां का मुझे लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो मैं केवल इस सरफेस की बात कर रहा हूं या इस एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, बट मुझे पूरा चाहिए तो मैं ये ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर भी इंक्लूड कर लेता हूं। ठीक है, तो इस तरह के शेप्स में, कोन में, सिलेंडर में, क्यूब में, क्यूबॉइड में, टोटल और लेटरल सरफेस एरिया अलग अलग होता है। बट क्योंकि अर्थ हमारा जो है वो एक्चुअली उसकी शेप क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, ये एक्चुअल शेप है, बट हम इसको सिंपल सेंस में बोलते हैं कि इसकी शेप जियोइड है, यानी कि अर्थ जैसी ही है। तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि अगर ये कि एक स्फेयर ही है, तो स्फेयर का एक ही फेस होता है, और अगर फेस एक है तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही कहला जाएगा। ठीक है, तो अर्थ का जो टोटल सरफेस एरिया है, जिस पूरे अर्थ पे हम रहते हैं, ये पूरा जो टोटल सरफेस एरिया, अगर ये अर्थ है तो सारा का सारा उसका एरिया है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, अ सिंपल फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, आपको बस इसको याद रखना है कि 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सिंपली अगर आपको याद रखना है तो 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 510 अगर याद रखें तो बहुत अच्छा, बट 500 अगर आपको एवरेज याद रखना है तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। अब हमारे पास दो बेसिक डिविजन्स हैं इस पूरे एरिया में। हमारे पास दो ब्रॉड डिविजन्स हैं, वो है लैंड यानी कि कॉन्टिनेंट्स और वाटर यानी कि ओशंस। ठीक है, तो ये जो लैंड या कॉन्टिनेंट्स हैं, दे मेक अप टू अराउंड 29% ऑफ द सरफेस। सरफेस मींस द सरफेस एरिया। ये जो टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाए, उसका लगभग 30%, एग्जैक्टली 29%। और ये आप इसको निकाल भी सकते हैं आराम से। अगर मैं 30% ऑफ 500 ले लूं तो कितना हो जाएगा? 150। तो 150 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, लगभग इतना एरिया, 500 में से 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, और बाकी कितना बचा? 70%। यहां से आप माइनस कर सकते हो, 500 माइनस 150, तो 350 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है किसका? पानी का। तो आप देख ही रहे हो कि कंपैरेटिवली हमको लगता है कि हम सब लोग जो हैं इतने ज्यादा हैं, इतने कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे के सारे ह्यूमंस कॉन्टिनेंट्स पे रहते हैं, बट उसके अलावा भी हम सब लोग मिला के भी केवल 30% एरिया भी नहीं कवर करते। इसमें भी कितने सारे ऐसे एरियाज हैं जो अनइनहेबिटेबल हैं। ठीक है, एंटार्क्टिक रीजन है, कितने ग्लेशियर माउंटेन्स हैं, कितने ऐसे टेरेन्स हैं जो माउंटेनियस हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एरियाज हैं। तो मान के चलो इस 30 में से लगभग 20% एरिया भी ऐसा नहीं है इस पूरे लैंड पे। ठीक है, यानी कि 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी ऐसा नहीं है जो एक्चुअली इनहेबिटेबल है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ सारा का सारा 70% और उससे ज्यादा भी, ठीक है, 70% तो केवल पानी के पास है, 10% यहां से, तो ऑलमोस्ट 80%, विच इज 400 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये वो एरिया है जहां पे हम लोग रहते ही नहीं हैं। तो हम अर्थ के केवल 20% हिस्से में रहते हैं, सब लोग मिला के। जितनी हमारी पूरी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जितने भी 8 बिलियन के आसपास, वो सब केवल इस 20% एरिया पे ही रह रहे हैं अर्थ के। बाकी 80% एरिया जो है वो ह्यूमंस के रहने के लिए पॉसिबल ही नहीं है, जिसमें से 71%, ठीक है, ऑलमोस्ट 70% मान सकते हो, बट प्रिसाइजली 71% वो एरिया है जो वाटर या फिर ओशियन से कवर हो रहा है। ठीक है, लैंड मासेस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा स्फेयर है, जो हमारा अर्थ है जियोइड शेप में, उसमें ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे इतने बराबर, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म है, इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इसको ऐसे देखो, अगर ये मेरा अर्थ है और ये मेरा इक्वेटर है, तो दिस इज when divided into two halves is known as hemisphere। ठीक है, हेमी का मतलब आधा,
ठीक है, ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जब हम स्फेयर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक कप अगर वो बन जाता है, ये आधा कप अलग, ये आधा कप अलग, तो वो स्फेयर दो हिस्सों में जब बट जाता है तो उसको हेमीस्फेयर बोलते हैं। और जो नॉर्थ वाले हिस्से में है उसको बोलेंगे नदर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे साउथ वाले रीजन में है उसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हर इंसान का, हर स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है। हमको कोई यहाँ पढ़ने से पहले कोई जरूरत नहीं कि आपके पास कोई प्री रिक्विजिट हो, आपको पहले से कुछ पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर, ये मेरा नदर्न हेमिस्फेयर है, और मोस्टली जो मेरा ये लगभग 30% के आसपास लैंड मास है वो मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पे, मेरे नदर्न हेमिस्फेयर में। ऐसा नहीं है कि नदर्न हेमिस्फेयर में केवल लैंडमास है, ठीक है, और ओशियन बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि नीचे लैंडमास नहीं है। ठीक है, बट मोस्टली मोस्टली ऐसा है कि नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर मेरा लैंडमास ज्यादा है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर मेरे पास पानी ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम नदर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पे अगर क्वेश्चन में, या ये डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, बट फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में कुछ पूछ लिया कि लैंड हेमिस्फेयर में ऐसे ऐसे कुछ बताओ, कि अगर ये टर्म आ गया तो कंफ्यूज मत होना, लैंड हेमिस्फेयर का मतलब है नदर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है। ठीक है, फिर अगर हम बोलें कि अगर यहाँ पे वाटर ज्यादा है इसीलिए इसका नाम वाटर हेमिस्फेयर होता है। अगेन से ऐसा नहीं है कि सारा लैंड यहाँ है और यहाँ लैंड ही नहीं है, और सारा पानी यहाँ है, सारे ओशंस यहाँ है और ऊपर ओशंस नहीं, ऐसा नहीं है, बट मोस्टली, ठीक है, इनके प्रपोर्शन के हिसाब से ज्यादातर पानी यहाँ है और ज्यादातर लैंड मास ऊपर है। इसीलिए नदर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर को वाटर हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, लैंड masses are concentrated in the northern hemisphere and thus it is known as the land hemisphere, LH। उसी तरीके से ओशियंस डोमिनेट करते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, इसीलिए उसको WH यानी कि वाटर हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो कहीं पे भी अगर एमसीक्यू में भी या फिर मेंस में कहीं पे भी सब्जेक्टिव एग्जाम में ये वर्ड अगर आप देख लो, लैंड हेमिस्फेयर और वाटर हेमिस्फेयर, तो कंफ्यूज मत होना। लैंड हेमिस्फेयर का सिंपल मतलब है क्या, नदर्न हेमिस्फेयर, और WH यानी कि वाटर हेमिस्फेयर का मतलब है सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल उठता है, हाउ डिड द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस कम टू बी लोकेटेड वेयर दे आर टुडे। ऐसे क्यों हुआ और कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन दैट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस केम टू बी लोकेटेड वेयर दे आर टुडे। आज जो उनकी प्रेजेंट पोजीशन है, ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड मैप है वो एक प्रेजेंट तरीके से, जिस एग्जैक्ट तरीके से बनाया जाता है, जहां पे जो चीज लोकेटेड है, ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, साउथ अमेरिका यहाँ है, ठीक है, एशिया यहाँ पे है, फिर इंडिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया है, जो उनकी प्रेजेंट लोकेशन है, क्या हमेशा से ऐसा था या फिर कोई चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस की वजह से वो यहाँ पे आए। तो दो पॉसिबल सवाल हमारे पास होते हैं। पहला पॉसिबल आंसर ये क्या, कि हमेशा से लगभग ऐसा ही था, थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो गया, मूवमेंट हो गया, बट मोर और लेस ये स्टेबल ही है। जब से अर्थ धीरे धीरे इवॉल्व किया गया तो लैंडमास और ओशंस का यही डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, यही लोकेशन रहा है। और दूसरा सवाल है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पास्ट में कुछ और था, पास्ट में इनकी लोकेशंस कुछ और थी, एंड दिस लोकेशंस हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग। और ये जो आज प्रेजेंट लोकेशन है ये भी टेम्पररी है, हो सकता है आज से 1 मिलियन साल बाद, ठीक है, 10 मिलियन 20 मिलियन साल बाद ये लोकेशन ना रहे, हो सकता है लोकेशन चेंज हो जाए। तो ये दो पॉसिबल हमारे पास आंसर्स हो सकते हैं, इनको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। सिंपली याद रखो 29% हमारे अर्थ सरफेस पे वाटर है और 71% हमारे पास लैंड है। ठीक है, टू वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग देयर पोजिशंस, दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, कि जैसा है हमेशा से ऐसा था, और दूसरा ये कि नहीं ऐसा नहीं था, कुछ और था और आज ऐसा है। ठीक है, परमानेंस थ्योरी, जो मैंने आपको पहला पॉसिबल आंसर बताया उसको नाम दे सकते हैं परमानेंस थ्योरी, की मोर और लेस परमानेंट पोजिशन ही है उनकी। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स हैव ऑलवेज ऑक्यूपाइड रफली द सेम पोजिशन थ्रू जियोलॉजिकल टाइम। कॉन्टिनेंट्स ने और ओशियन बेसिन्स ने, जब मैं ओशियन बेसिन्स की बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये मेरा, मान लो कोई कॉन्टिनेंट है, मान लो कोई पहाड़ है, और यहां पे मेरे पास ये मेरा ओशियन है, तो ये ओशियन बेसिन होता है, दिस इज द ओशियन बेसिन। ठीक है, ये मेरा पूरा ओशियन है, और उसका जो बेड होता है
ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिलीफ की बात करेंगे ओशियन बेड्स में या फिर ओशियन के, तो इसको हम ओशियन बेड या फिर ओशियन बेसिन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन्स हैव ऑलवेज ऑक्यूपाइड, हमेशा उन्होंने ऑक्यूपाई किया रफली द सेम पोजीशन, ऑलमोस्ट द सेम पोजीशन। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया होगा 19-20 का, 18-20 का, इतना परसेंट, 10-20% डिफरेंस हुआ है, बट मोर और लेस यही पोजीशन रही है कॉन्टिनेंट्स की भी और ओशियंस की हमेशा से, थ्रू जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, जिस तरीके से हम जियोलॉजी में यानी कि अर्थ की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस पूरे दौरान, उस एवोल्यूशन के दौरान कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की पोजीशन मोर और लेस सेम रही है और वो बदली नहीं है। एक तो ये टाइप ऑफ थ्योरी है, या इसको हम परमानेंस थ्योरी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरह की थ्योरीज जिनको हम मोबिलिस्ट थ्योरीज बोलते हैं। ठीक है, मोबिलिस्ट का मतलब, मोबिलिस्ट कम्स फ्रॉम मोबाइल, MOBILE। मोबाइल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मतलब घूम सकता है, जिसकी जो अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। ठीक है, समथिंग विच इज मूवेबल, विच मूव्स, इज मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल से वर्ड आता है मोबिलिस्ट। तो मोबिलिस्ट थ्योरीज का मतलब क्या हुआ कि पोजिशंस चेंज हुई हैं, कॉन्टिनेंट्स वर नेवर फिक्स्ड। कॉन्टिनेंट्स व्हेन आई से इट आल्सो मींस ओशंस, कि कॉन्टिनेंट का लैंडमास और ओशियन बेसिन्स ये हमेशा से कभी भी फिक्स्ड नहीं थे। दे हैव ड्रिफ्टेड, ये ड्रिफ्ट करे हैं, मूव करे हैं, एंड कंटिन्यू टू मूव अक्रॉस द ग्लोब। इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि पास्ट में मूव करें और अब फिक्स हो गया, नहीं, पास्ट में भी ड्रिफ्ट करे हैं, पास्ट में भी मोबाइल थे, पास्ट में भी मूव करते थे, और इस समय भी मूव कर रहे हैं और फ्यूचर में भी मूव करेंगे। इन तरह की थ्योरीज को बोलते हैं मोबिलिस्ट थ्योरीज। ठीक है, मोबिलिस्ट थ्योरीज का मतलब मूवमेंट है, और परमानेंस थ्योरीज का मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, लगभग स्टैटिक है। इनको हम स्टैटिक थ्योरीज और इनको हम डायनेमिक थ्योरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अर्ली स्कॉलर्स नोटेड अ स्ट्राइकिंग जिगसॉ लाइक फिट बिटवीन कोस्ट लाइन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द अटलांटिक ओशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझना, इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। ऐसे देखते हैं, एक रफ वर्ल्ड मैप बना लेते हैं। ठीक है, लगभग लगभग ये मेरा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ठीक है, ये अफ्रीका, ठीक है, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही बेसिक हमने एक वर्ल्ड मैप बना लिया। ठीक है, और यहां है मेरे पास क्या, अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब ये लाइन क्या कह रही है कि जोग्राफर्स ने, मीटेरोलॉजिस्ट ने, ठीक है, और वो लोग जियोलॉजिस्ट ने, जो लोग भी अर्थ के स्ट्रक्चर की, अर्थ की ज्योमेट्री की पढ़ाई करते हैं, उन लोगों ने एक चीज नोटिस करी, कार्टोग्राफर्स ने, कि अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ, ठीक है, उसकी इस तरफ भी और उसके इस तरफ भी, यानी उसके लेफ्ट साइड में भी और उसके राइट साइड में भी जो लैंडमास मिलता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट और साउथ अमेरिका का भी ईस्टर्न बाउंड्री, सिमिलरली अफ्रीका का वेस्टर्न बाउंड्री, और इस इंडेंटेड यूरोप का, ये जो इंडेंटेशन है यहाँ पे, जो उबड़ खाबड़ है, यहाँ का भी कुछ तरीके से जो बाउंड्री है, ये आपस में एक जिक्सॉ पजल की तरफ फिट हो जाता है। जिक्सॉ पजल का मतलब क्या होता है, जो इस तरह की पजल अगर आपने देखी होगी, ठीक है, कि जहां पे इस तरह का मूवमेंट होता है, कि यहाँ पे ये पीसेस आपस में अलग अलग होते हैं और ये फिर पीसेस आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह के पीसेस, जैसे मान लो अगर ये एक पीस है और ये दूसरा पीस है, तो ऐसा लग रहा है ना कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसको मिला के मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहां आ जाएगा, तो ये इस तरीके से एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा। इसको जिक्सॉ पजल बोलते हैं, कि आपस में एक पजल की तरफ फिट हो जाते हैं, ताले चाबी की तरफ फिट हो जाते हैं, इतनी परफेक्ट शेप है। तो ज्योग्राफर्स ने ये देखा कि ये कोस्ट लाइन है साउथ अमेरिका की और ये अफ्रीका की, ठीक है, अटलांटिक ओशन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ ये इस तरह की बाउंड्री है कि आपस में मिलाओ तो एकदम फिट हो जाए, कि अगर इस तरह का ऐसा कुछ बाउंड्री है तो यहां पे भी ऐसी बाउंड्री है कि अगर मैं इसको इधर लाऊं तो इसके साथ एकदम लग जाए। तो इतना परफेक्ट तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली यहां पे जिस तरह की इंडेंटेशंस हैं, जिस तरह के कर्व्स हैं, उसी तरीके से यहां पे भी हैं। इसका हो सकता है इसके पीछे एक रीजन हो। ठीक है, और ये पहला हिंट था ज्योग्राफर्स का कि क्यों हम परमानेंस थ्योरी से मोबिलिस्ट थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट हिंट दैट ज्योग्राफर्स गॉट वाज दिस। जो अर्ली स्कॉलर्स थे, ज्योग्राफर्स थे, उनको एक हिंट मिला, कैसे, ये नोटिस करके कि एक स्ट्राइकिंग जिक्सॉ फिट है
ऑलमोस्ट परफेक्ट फिट है इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में, कि ये दोनों एकदम एक दूसरे से अलाइन कर जाते हैं, इनका अलाइनमेंट ऑलमोस्ट परफेक्ट है बिटवीन व्हाट, द कोस्ट लाइन्स, दीज कोस्ट लाइन्स, ठीक है, ये कोस्ट लाइन और ये कोस्ट लाइन ऑलमोस्ट परफेक्टली अलाइंड हैं एक दूसरे से। तो इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता बिटवीन द कोस्ट लाइन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ, ठीक है, राइट और लेफ्ट में ऑलमोस्ट जिक्स ऑफ फिट की तरह यहां पे देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो इतना परफेक्ट फिट एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ऐसा हो कि ये दोनों बाउंड्रीज कभी पास्ट में साथ में हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये दोनों बाउंड्रीज आपस में जुड़ी हुई हो, मिली हुई हो, ठीक है। और ये हमको कहां से पता लगा, पहला हिंट क्या था, जिक्स ऑफ फिट, ठीक है, कि जिक्स ऑफ पजल की तरह ऑलमोस्ट एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं ये। दिस चैप्टर ट्रेसेस द आइडिया फ्रॉम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्रू सी फ्लोर स्प्रेडिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। ये एक बेसिक प्लान रहेगा हमारा 3 थ्योरीज पे जब हम मूव करेंगे। उससे पहले आपको ये समझ आ गया कि जिक्स ऑफ इट से हमको पता लगा कि शायद ये आइडिया सही हो सकता है, क्योंकि इतना परफेक्टली मैच करने का मतलब है कि पास्ट में हो सकता है कि ये बाउंड्री एक ही थी और फिर ये टूट के अलग हो गए। जिस तरह से जिक्स ऑफ पजल के अंदर 2 पीसेस परफेक्टली फिट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और उनको अलग करो तो आप देख सकते हो कि उनकी बाउंड्रीज जो हैं एकदम अलाइन करती हैं। उसी तरीके से जैसे ये 2 पीसेस जिक्स ऑफ पजल के हो सकता है एक समय पर साथ हों और जब वो पजल टूट जाए और हमने अलग कर दिए, उसी पीसेस की तरह, उन्हीं पीसेस की तरह ये कॉन्टिनेंट्स भी हो सकता है एक जिक्स ऑफ पजल के ही पार्ट है जो एक टाइम पे साथ थे और अब अलग हो गए, ठीक है। तो दिस जिक्सॉ लाइक फिट जो है ये एक पहला हिंट था, पहला नोटिसेबल हिंट था कि इतनी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है इन कोस्टलाइंस के बीच में कि शायद ये मोबिलिस थ्योरी सही हो। शायद एक ऐसा टाइम हो जब कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की पोजीशन आज जैसी ना हुई हो और हो सकता है वो साथ में मिले हुए हो, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे शुरू करेंगे किससे, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी CDT, उसके बाद हम चलेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे SFS, और उसके बाद फाइनली हम पढ़ेंगे क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी PTT। इनके बीच में भी हम और थ्योरीज पढ़ेंगे, कन्वेक्शन करंट थ्योरी और वो सब, बट मेनली ये 3 चीजें हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर करनी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सब क्या है एक को डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, बस ये समझ लो भी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ेंगे और फाइनली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली थ्योरी विच इज CDT, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो जहां भी आप ये वर्ड सुनो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या CDT, तो वहां पे एक वर्ड हमेशा याद रखना, एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। एल्फ्रेड वेगनर कौन थे, एक मीटियोरोलॉजिस्ट थे, ठीक है। मीटियोरोलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी एंड साइंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। वातावरण का, वेदर का, क्लाइमेट की जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है, उसको हम मीटियोरोलॉजी कहते हैं, और जो मीटियोरोलॉजी पढ़ता है उसको मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एल्फ्रेड वेगनर कौन थे, एक ज्योग्राफर थे, एक स्कॉलर थे, एक थिंकर थे, और फाइनली उनका मेन काम क्या था, वेदर और कंडीशन को पढ़ना, ठीक है, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ना। तो एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 के अंदर एक आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया, सिंगल एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। सिंगल एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब, सिंगल का मतलब एक, एंशिएंट का मतलब बहुत पहले, और सुपर कॉन्टिनेंट, जैसे आज हमारे पास 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, तो एक टाइम शायद ऐसा हुआ होगा किसी एंशिएंट पास्ट में, ठीक है, रिलेटिव पास्ट में, जहां पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, एक ही कॉन्टिनेंट था, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद अलग कॉन्टिनेंट्स ना हो, कि एक ही कॉन्टिनेंट हो जिसे हम एक सुपर कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, और वही कॉन्टिनेंट टूट गया, ठीक है। इट ब्रोक अपार्ट इनटू डिफरेंट पीसेस, इनटू डिफरेंट प्लेट्स, जो आज प्रेजेंट डे हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं वो फॉर्म करने के लिए, दैट ब्रोक अपार्ट एंड ड्रिफ्टेड, ठीक है। तो एक पिज्जा था, उसको हमने स्लाइस कर दिया, ठीक है, और उसके ये अलग अलग पीसेस जो हैं, ये अलग अलग पीसेस अलग अलग हो गए, ठीक है। उसी तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर एक कॉन्टिनेंट था सबसे बड़ा, ठीक है,
उसका एक पीस कट के यहाँ चला गया, उसका एक पीस यहाँ आ गया, उसका एक पीस यहाँ आ गया, उसका एक पीस यहाँ आ गया, और बीच वाला भी कहीं चला गया। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी पहली बार, ये हाइपोथेसिस पहली बार किसने दिया? एल्फ्रेड वेगनर ने दिया। ठीक है, अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, जिसकी शुरुआत कहां से हुई कि एक सिंगल एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट था, एक इंडिविजुअल कंबाइंड सुपर कॉन्टिनेंट था जो अपने आप में टूटा और उसके पीसेस ड्रिफ्ट अपार्ट करके अलग अलग जगहों पे चले गए। ठीक है, एल्फ्रेड वेगनर 1912, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट, ठीक है, जर्मन थे वो, जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट, मीटियोरोलॉजी का मतलब मैंने आपको बता दिया, एल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज किया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स वंस फॉर्म्ड अ सिंगल लार्ज लैंडमास, कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक सिंगल लैंडमास के पार्ट थे। ठीक है, अलग अलग नहीं थे, साथ में ही जुड़े हुए थे। दिस सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम्ड पैंजिया। ठीक है, ये पैन वर्ड जो है ये एक प्रीफिक्स है, इसको सीख लो। पैन का मतलब होता है ऑल। ठीक है, जैसे मैं अगर पेनेशिया बोलता हूं, ठीक है, पेनेशिया का मतलब ऑल मेडिसिन, मतलब सब बीमारियों की एक दवाई। ठीक है, सब दुखों की एक दवाई, पेनेशिया उसको बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैं कुछ भी बोलूं, पैन, पैंथीस्ट। ठीक है, थीज्म का मतलब जो बिलीवर है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो पैनथीज्म का मतलब सारे ईश्वरों में, ठीक है, मोर देन वन पैनथीज्म, उसमें विश्वास करता है, ऑल गॉड थ्योरी उस तरीके से। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट पैन का मतलब ऑल होता है। ठीक है, और जिया का मतलब ये जियो शब्द से आया है। ठीक है, जिया उसका ही एक मॉडिफिकेशन है। तो ऑल लैंड यानी कि ऑल अर्थ या ऑल लैंड अगर बोल सकते हैं, तो सारी की सारी लैंड जो है वो अलग अलग नहीं, एक ही है, इसीलिए इसको पैनजिया बोलते हैं, GAEA। ठीक है, उसी तरीके से केवल ये लैंडमास नहीं है, केवल ये लैंडमास नहीं है, इसके अलावा भी कुछ होगा हमारी अर्थ के ऊपर। ये मैं रेक्टेंगल में बना रहा हूं, इसको इमेजिन करो एक ग्लोब की तरह, बट हम अगर वो 3D ग्लोब को 2D सरफेस पे बनाए, इसीलिए एक मैप बना पाते हैं। ठीक है, एक्चुअली तो हमारे पास एक ग्लोब होता है। ठीक है, जो ग्लोब, जिसको हम एक 3D रिप्रेजेंटेशन में, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन एक देखते हैं अर्थ का, और जब हम उस 3D से उसका प्रोजेक्शन करते हैं 2D पे, ठीक है, तो एक मैप की तरह उसको देखते हैं। अगर ये मेरे पास एक लैंडमास है जो सुपर कॉन्टिनेंट है, सिंगल लैंडमास है पूरे अर्थ के ऊपर, अगर ये पूरी अर्थ मेरा ये ग्लोब है, तो एक सिंगल कनेक्टेड लैंडमास है जिसका नाम है पैंजिया। ये नाम है या ए नहीं है इसमें? ठीक है, यही स्पेलिंग है। ठीक है, पैंजिया। उसके अलावा जितना बचा हुआ है वो सब पानी है। ठीक है, इसके अलावा जितना बचा हुआ है वो सब पानी है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑल वाटर, पैंथलासा, पैंथलासा। ठीक है, पैन का मतलब मैंने आपको बताया ऑल, और थलासा बने वाटर। जिस तरीके से पैंजिया में पैन का मतलब ऑल और जिया का मतलब लैंड यानी कि अर्थ, तो ऑल अर्थ एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसमें सारा का सारा लैंडमास यहाँ है, और वो सराउंडेड है किससे? सारे के सारे पानी से, जो एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट नहीं, सुपर ओशियन है। ठीक है, जिसमें सारा का सारा पानी एक तरफ है, और उसको हम पैंथलासा बोलेंगे। ठीक है, दिस सुपर कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड पैंजिया मीनिंग ऑल अर्थ। और ये पैंजिया जो है ये सराउंडेड था किस चीज से? एक सिंगल वास्ट ओशियन से। ठीक है, बहुत सारे ओशियंस ने एक ही ओशन जो आपस में पूरा का पूरा कनेक्टेड है, और उसका नाम था पैंथलासा, डबल एस याद रखना। ठीक है, मीनिंग ऑल वाटर। पैन का मतलब आज से आप कहीं भी पढ़ोगे, कोई भी टर्म पढ़ोगे, पैन आएगा अगर, ठीक है, और उसका ग्रीक ओरिजिन हुआ तो उसका मतलब हुआ ऑल। ठीक है, तो ऑल वाटर। ठीक है, सारा का सारा लैंडमास बीच में, उसके आसपास जितना भी सराउंडेड है सारा का सारा पानी। अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो पैंजिया बिगैन टू ब्रेक अपार्ट। लगभग 200 मिलियन साल पहले। ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं अर्थ का, जब हमने एवोल्यूशन देखा था 4.6 में वो बना, धीरे धीरे करके 3.8 के आसपास लाइफ पैदा हुई। तो ये 200 मिलियन साल पहले, बहुत ही रिसेंटली ये सब ऑलरेडी हो चुका है, लाइफ आ चुकी है, पैदा हो चुकी है 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। अब 200 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट, बहुत लोग इसको गलत समझते हैं कि सबसे शुरुआत में पैंजिया था, ऐसा नहीं है, उससे पहले हो सकता है वो फिर से टूटा हुआ हो। ध्यान से समझना इसको,
कि हो सकता है कि जब अर्थ बनी तब किसी एक तरीके का हुआ होगा, तब हो सकता है सच में लैंड मास अलग अलग था अर्थ के सरफेस के ऊपर, फिर हो सकता है वो दोबारा साथ में आ गया, एक सिंगल लैंड मास बना दिया, फिर हो सकता है कि वो सिंगल लैंड मास फिर टूट गया हो। ये पूरी एवोल्यूशन चल रही है धीरे धीरे धीरे, और एक स्टेट आई है लगभग 200 मिलियन साल पहले, 0.2 बिलियन ईयर्स अगो। ध्यान से समझो, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेट दैट अर्थ इज इन। ये लोगों को लगता है कि पैंजिया पैंथेलासा जो है वो सबसे पहला स्टेट है, इससे पहले हमेशा से ऐसा था, नहीं। ये भी पूरी अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की तो उसका एक टाइम है, ठीक है, 200 मिलियन साल पहले बस, 0.2 बिलियन ईयर्स अगो। उससे पहले बहुत टाइम है, हम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है, और यहां से लेके 4.4 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, और अब 0.2 बिलियन ईयर्स अगो पहले ही ये हुआ है। बहुत लंबा 4000 मिलियन साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, उसके बाद ये पोजीशन आई है यहां पे जो मैंने यहां पे ड्रॉ करी है, ठीक है। तो ये पैंजिया और पैंथेलासा ये नहीं कि हमेशा से था, बस 200 मिलियन साल पहले तक हम बता सकते हैं कि उस पोजीशन पे, मतलब एल्फ्रेड वेगनर प्रपोज कर रहे हैं कि 200 मिलियन साल पहले ऐसा है कि 0.2 बिलियन ईयर्स अगो या 200 मिलियन ईयर्स अगो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें सारा लैंडमास बीच में था और वो सराउंडेड था सारे के सारे पानी से, ठीक है, जिसको पैंथेलासा बोलते हैं। तो लगभग 200 मिलियन साल पहले पैंजिया जो है इट स्टार्टेड टू ब्रेक अपार्ट, ठीक है। हमने देखा था क्या मोबिलिस्ट थ्योरीज के अंदर कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम में हो सकता है इनकी पोजीशंस अलग अलग हों, और हम अब मोबिलिस्ट थ्योरी का ही एक पार्ट है। तो ध्यान रखना कि सीडीटी जो है वो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मोबिलिस्ट थ्योरी, जो ये प्रपोज करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, क्या कि लैंड मासेस हमेशा से ऐसे नहीं थे, उनमें कुछ यानी कि बहुत ज्यादा चेंज आया है, रिलेटिव चेंज नहीं, परमानेंस थ्योरी की बात नहीं कर रहे कि थोड़ा बहुत चेंज आया है, पूरा चेंज आया है, ठीक है। और हम कंप्लीट जियोलॉजिकल टाइम की बात नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं कि लगभग 200 मिलियन साल पहले पैंजिया जो है इट स्टार्टेड टू ब्रेक अपार्ट। उसके बाद की स्टोरी हम देखेंगे, उससे पहले की हम बात नहीं कर रहे। लगभग 200 मिलियन साल, हो सकता है कि 250 मिलियन साल पहले से ये पैंजिया प्रेजेंट हो, ठीक है, हमको नहीं पता, बट 200 मिलियन साल पहले लगभग ऐसा हुआ कि जो रॉक्स हैं या जो जो लैंडमास है हमारा, ये जो हमारा बीच में पैंजिया है, ये अलग अलग पार्ट्स में ड्रिफ्ट अपार्ट होना शुरू हो गया। ये इसका हो सकता है एक हिस्सा इधर चला गया, एक ये वाला पार्ट इधर चला गया, और अलग अलग पार्ट्स में ये टूट गया, और अलग अलग पार्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट अपार्ट होने शुरू हो गए, ठीक है। पैंजिया एंड पैंथेलासा, देखो एक पैंजिया, एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, ये शेप ऐसे ही बना रखी है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी शेप का था, हमको नहीं पता किस शेप का था एग्जैक्टली, बट एक प्रपोज्ड आइडिया दिया जा सकता है, ठीक है। इसका बस मतलब ये याद रखना कि पूरा का पूरा लैंडमास कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही साथ, ठीक है, ये लैंडमास अलग अलग नहीं है, एक सुपर कॉन्टिनेंट है पैंजिया, और उसके आसपास सारा का सारा जो है वो पानी है पैंथेलासा, द सिंगल मेगा ओशन, एक सिंगल पूरे की पूरी वाटर बॉडी, पूरा ओशन, ठीक है। पैंजिया माने ऑल अर्थ वाज वंस सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, पैंथेलासा ऑल वाटर, द वास्ट ओशन दैट सराउंड्स इट और सराउंडेड इट। द ब्रेकअप ऑफ पैंजिया कब देखा हमने, 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो 1 2 3 अगर पीछे कर दें तो 0.2 बिलियन ईयर्स अगो भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल हो, 200 मिलियन साल पहले या फिर 0.2 बिलियन ईयर्स अगो। पैंजिया फर्स्ट स्प्लिट इनटू टू लार्ज लैंड मासेस। वेगनर ने क्या बोला कि ये अपने आप किसी भी डायरेक्शन में टूटना नहीं शुरू किया। अगर ये मेरा पूरा पैंजिया है, सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट है, तो वो इस तरीके से टूटा कि ऊपर वाला पोर्शन नीचे, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर और नीचे वाला नीचे चला गया, ठीक है। तो इट ब्रोक अपार्ट फर्स्ट इनटू टू डिफरेंट पोर्शंस, और ये वर्टिकल डिवीजन ऐसे नहीं कि यहां से यहां गया ऐसे ऐसे, नहीं, एक ऊपर और नीचे गया है, लेफ्ट राइट नहीं गया है, ठीक है, एक नॉर्थ में गया और एक साउथ में गया है। तो जब वो सिंगल लैंडमास, ठीक है, पूरा पैंजिया टूटा, एक ऊपर का पार्ट हुआ, एक नदर्न हेमिस्फेयर में चला गया, एक सदर्न हेमिस्फेयर में चला गया। जो पार्ट पैंजिया का ऊपर चला गया, नदर्न एरिया में चला गया, नदर्न हेमिस्फेयर में चला गया, उसका नाम है लॉरेशिया, ठीक है।
जो ये यूरेशिया हम बोलते हैं वो यहीं से आता है कि यूरोप प्लस एशिया इज यूरेशिया, ठीक है। और ये कहां से आता है, एक्चुअली लॉरेशिया से आता है कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है जिसमें नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूरोप और ऊपर का सारा एशिया, ये सारा पार्ट लॉरेशिया था। वेराज नीचे जो आज हम प्रेजेंट डे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये सारा का सारा जो रीजन है वो बन गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो आप समझ गए, ये पैंजिया मेरा जो था वो टूट गया किसमें, लॉरेशिया में, और नीचे वाला जो था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, इन दो डिविजन्स में ये टूट गया। द सदर्न लैंड मास लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड वर सेपरेटेड बाय अ शैलो सी नोन एज द टेथिस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक सिंपल डायग्राम से देख लेते हैं कि ये एक था, ये मान लो ओरिजिनल ऐसा पोजीशन है कि यहां पे मेरे पास पूरा का पूरा पैंजिया है, दिस इज पैंजिया, और ये पैंथलासा है, सारा का सारा पानी है। ये पैंजिया बीच में से टूट गया और यहाँ पे एक मेरे पास लॉरेशिया हो गया और नीचे हो गया क्या, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ये, और ऊपर लॉरेशिया, और उसके बीच में ये जो शैलो सी बनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, शैलो है और ज्यादा बड़ी भी नहीं है, इस सी का नाम है क्या, टेथिस सी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट भी है। अभी जब हम इंडिया के जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करेंगे कि इंडिया जो प्लेट है या इंडिया जो लैंड मास है वो कहाँ पे था पहले और फिर अभी प्रेजेंट डे पोजीशन में कैसे पहुंचा, और जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल या फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं हिमालयाज, उनमें से एक जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं रशिया और जो ऊपर अपर एशिया से जो कोल्ड करंट्स हैं उनसे बचाते हैं। तो हिमालयाज का जो एक्चुअल फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, वो इस टेथिस सी के क्लोजिंग से हुआ है। हम देखेंगे बाद में कि इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का यहाँ पार्ट था और ये धीरे धीरे ऊपर आया और लॉरेशिया से यहाँ पे टकराया। जो बीच में टेथिस सी थी वो धीरे धीरे बंद होती रही और फोल्डिंग फोल्डिंग होते 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 ये सब हम पढ़ेंगे किस तरह से हिमालयाज फॉर्म हो गए। जहां पे पहले टेथिस सी थी उसकी जगह अब हिमालयाज एक नई रेंज ऑफ माउंटेन्स आ गए, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, टेथिस सी, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया नॉर्थ में, गोंडवाना लैंड साउथ में, और उसके बीच में टेथिस सी, ठीक है। लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड वर सेपरेटेड बाय अ शैलो सी नोन एज द टेथिस सी। बोथ लैंड मासेस लेटर ब्रोक फर्दर इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स वी नो टुडे, ठीक है। फिर जब ये एक बार बन गए तो अब ये सिंगल लैंड मास नहीं रहा, फिर गोंडवाना लैंड और टूटना शुरू हो गया, ठीक है, अलग अलग पीसेस के अंदर। लॉरेशिया टूटना शुरू हो गया अलग अलग पीसेस के अंदर। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो पैंजिया था वो दो हिस्सों में टूटा, नदर्न और सदर्न पार्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। बीच में जो नदी या फिर बीच में जो सी फॉर्म हुआ उसको हम टेथिस सी कहते हैं। और ये फिर उसके बाद सेकेंड ड्रिफ्टिंग अपार्ट जो थी, सेकेंड ब्रेकिंग जो थी, वो सेकेंड ब्रेकिंग में ये इंडिविजुअली और टूटना शुरू हो गए, लॉरेशिया भी और गोंडवाना लैंड भी, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया। पैंजिया इज लॉरेशिया प्लस गोंडवाना लैंड, और वहां से फॉर्म हुए जो आज हमारे पास प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। टेथिस सी सेपरेटेड लॉरेशिया नॉर्थ फ्रॉम गोंडवाना लैंड साउथ, ठीक है। फोर्सेस सजेस्टेड बाय वेगनर। अब ये क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, ये ऐसा क्यों है कि पहले पैंजिया था फिर दो हिस्सों में टूटा, ठीक है, फिर उसके बीच में वो हिस्से दोबारा टूट रहे हैं। तो एक फोर्स या एक रीजन या एक कॉज तो होगा इसके पीछे। तो वेगनर से अगर पूछा गया तो वेगनर ने बोला कि दो रीजन है, दो फोर्सेस हैं, दो कारण हैं जिसकी वजह से ये जो ब्रेकिंग अपार्ट हो रहा है या जो कॉन्टिनेंट है ये टूट रहा है। तो देयर आर टू एक्चुअल फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द ब्रेकिंग अप ऑफ दिस सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एंड द ड्रिफ्टिंग अपार्ट ऑफ दिस लैंड मासेस। ये जो लैंड मास ड्रिफ्ट कर रहे हैं, टूट रहे हैं, इसके पीछे दो फोर्सेस हैं। उन दो फोर्सेस का नाम है क्या, पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स। अब इसको पढ़ते हैं। यही उसने गलती कर दी, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल क्रिटिसिज्म, दिस इज द क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ वेगनर, कि जो फोर्सेस उसने सजेस्ट करी, ठीक है, वहां पे वो फंस गए। कैसे, इसको समझते हैं। तो फोर्सेस सजेस्टेड बाय वेगनर, वेगनर ने क्या बोला, देयर आर टू फोर्सेस, टू कॉजेस, टू रीजंस बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग अपार्ट ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स। दो कारण हैं, दो फोर्स हैं। वो फोर्सेस क्या हैं,
PFF, पोलर फ्लीइंग फोर्स। इसको सिंपली समझते हैं कि अगर मेरे पास एक धागा है, स्ट्रिंग है, और उससे मैंने हो सकता है एक बॉल जो है या कुछ जो है बांध रखी है, और वो गोल गोल मैं उसको घुमा रहा हूँ। ठीक है, मैंने रस्सी से कुछ बांध दिया और एक पत्थर या फिर एक स्पंज बॉल या कुछ भी वो बांध दिया और उसको मैं घुमा रहा हूँ। तो जब ये घूमेगा, ठीक है, कोई भी चीज जब एक ऑलमोस्ट सर्कुलर या इलेप्टिकल ऑर्डर में मूव करती है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन के अंदर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स होती है जो सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ मूव करती है। अगर ये मेरा सर्कल है और कोई ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है तो इस पे दो तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं। एक फोर्स जिसका डायरेक्शन क्या है, सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ, बाहर की तरफ है, जो इसको मूव करा रहा है, जो इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है। और दूसरा फोर्स जो इसको इंटैक्ट रखे हुए है, क्योंकि अगर यही फोर्स होगी तो वो तो बाहर निकल के चला जाएगा। एक फोर्स जो इसको एक्चुअली इस सर्कल में, इस ऑर्बिट में घुमा रहा है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, दिस इज द फोर्स विच कम्स फ्रॉम सरकमफेरेंस टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। वेयर एज जो फोर्स उसे बाहर की तरफ पुश करता है, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, फ्यूज का मतलब आपने नाम सुना होगा कि जब हम जैसे सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं अलग अलग केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते समय, तो अगर आपने नाम सुना होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। अब ध्यान से समझो कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे अर्थ की जियोइड शेप के लिए। इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा स्फेयर है जिसकी शेप कंप्लीटली स्फेयर है बट वो थोड़ी सी चेंजेबल है। जैसे मान लो एक स्पंज बॉल हो गया, ठीक है, येलो कलर की जो हमारी स्माइली बॉल आती है, उसको मैं ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं। तो इमेजिन करो ऐसी चीज जो बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, जब वो बहुत तेज घूमेगी ना तो वो धीरे धीरे फ्लैटन होना शुरू हो जाएगी। अगर वो ऐसी बॉल है ऑलमोस्ट स्फेयर और वो घूमेगी तो वो थोड़ा सा, अगर आप उसको इमेजिन करो तो वो थोड़ी सी ऐसी बन जाएगी। घूमते समय हल्का सा उसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो उसके सेंटर पे लगेगा, उसके इक्वेटोरियल रीजन पे लगेगा, जिससे वो बल्ज आउट हो जाएगी। और ओवर द ईयर्स, ओवर दीज मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, इस वजह से जो कांस्टेंट फोर्स इतने सालों से, इतने मिलियन सालों से इस पे लग रहा है, उसकी वजह से अर्थ की शेप स्फेयर से चेंज होके जियोइड बन जाती है। यानी कि यहां से थोड़ा थोड़ा ये फ्लैटन अप होना शुरू हो जाती है, ऐसे ऊपर नीचे से थोड़ी चपटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो अगर आपसे अभी कोई कभी भी कोई पूछे कि अर्थ की शेप जियोइड क्यों है, कंप्लीट स्फेयर क्यों नहीं है, तो उसका कारण क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से बाहर की तरफ लग रही है। ठीक है, और यही एक्चुअली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए। ये एल्फ्रेड वेगनर कह रहे हैं, एल्फ्रेड वेगनर कह रहे हैं कि दो तरह की फोर्सेस हैं। एक है पोलर फ्लीइंग फोर्स, कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो पोल से दूर जाना चाहते हैं, वो सेंटर की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लिंक्ड टू द अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से ये हो रहा है। अ सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, एक सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है पुशिंग द लैंड मासेस फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। जो क्या कर रहा है कि अगर कोई भी लैंड मास है मेरे अर्थ के ऊपर और वो पोल की तरफ है, तो वो धीरे धीरे मूव कहां करना चाह रहा है? उस पर एक फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये मेरा इक्वेटर है, ये मेरे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये यहां पे। ठीक है, तो ऐसी फोर्स जो इन लैंड मासेस को पुश करती है कि वो इक्वेटर की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, कि सारा का सारा यहां पे हो जाए। जो लैंड मास है यहां पे, वो यहां पे आ जाए। जो यहां वाला नीचे वाला लैंड मास है वो इक्वेटर की तरफ आ जाए। अचानक से नहीं, बट बहुत धीरे 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 ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये फोर्स उसने पहले समझाया कि ऐसी फोर्स जो क्या करता है कि पोल्स से इक्वेटर की तरफ पुश करता है किसी भी लैंड मास को। तो ये अर्थ के रोटेशन से
इन्वॉल्व है, मैंने आपको बताया कि रोटेशनल मोशन में ही दो तरह की फोर्सेज होती हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रही है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, एल्फ्रेड वेगनर के इस पोलर फ्लिंग फोर्स के लिए, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ला रही है उसको चपटा भी कर रही है, अर्थ को उसने फ्लैटन भी कर दिया थोड़ा सा, और लैंड मासेस को पुश कर रही है इक्वेटर की तरफ, सेंटर की तरफ। तो ये पहली फोर्स। दूसरी फोर्स उसने क्या बोला कि अर्थ अकेली सेलेस्टियल बॉडी तो नहीं है, स्पेस में अकेली तो नहीं है, और भी बॉडीज हैं। ठीक है, और बॉडीज कौन सी, जैसे मून है, सन है, और वो भी ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू हमारे अर्थ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट करती है, और उससे ओशियन का पानी कम या नीचे होता है। इन्हीं को हम टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, टाइड्स क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल और पुश की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मून और सन के धरती का पानी जो है टाइड्स की फॉर्म में ऊपर और नीचे आता रहता है। ठीक है, इसी को हम ग्रेविटेशनल पुल इंड्यूस्ड टाइड्स कहते हैं। तो एल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि दो फोर्सेस हैं, पहला तो पोलर फ्लिंग फोर्स, कि लैंड मासेस पुश हो रहे हैं पोल से इक्वेटर की तरफ, किस वजह से, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल तो सेंटर की तरफ पुश करती है, ध्यान रखना इसको, जहां पी आए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या कि सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट करे, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या, जो सेंटर से बाहर की तरफ पुश करे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैं रस्सी से अगर पत्थर को या किसी बॉल को घुमाऊंगा तो उस पे दो तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। जो उसको बांधे रखेगी वो है सेंट्रीपिटल, जो सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ लग रही है, और दूसरी जो उसके मूवमेंट के लिए, उसके टेंजेंशियल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह सेंट्रीफ्यूगल। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही जो सारे लैंडमास हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पोलर फ्लिंग फोर्स, लिंक टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशनल मोशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है उससे सारे लैंडमास मूव करना चाहते हैं पोल से इक्वेटर की तरफ। दूसरी फोर्स जो वेगनर ने बोली उसका नाम है टाइडल फोर्स, जो मैंने आपको बताया कि मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो पानी है और जो लैंड मास है वो मूव कर रहा है, caused by the gravitational pull of the sun and the moon। ठीक है, produces a slow westward drift of the continents। और इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कॉन्टिनेंट्स कहां जाना चाहते हैं, वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही है। ठीक है, इस वजह से वेस्ट की तरफ अगर अर्थ मूव कर रही है तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करना चाह रही है उसी डायरेक्शन में टाइडल फोर्स की वजह से, इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कॉन्टिनेंट्स भी वेस्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। ये बोला वेगनर ने अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, और यहीं पे वो फंस गया। साइंटिस्ट ने बोला कि ये दोनों फोर्सेस सही हैं, बट ये बहुत ही वीक फोर्सेस हैं, ये इतनी स्ट्रांग फोर्स नहीं है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स को ही हिला दे। ठीक है, इतनी स्ट्रांग फोर्सेस नहीं है कि अर्थ की पूरी फिजियोग्राफी, अर्थ की पूरी जो स्ट्रक्चर है, कहां पे लैंड मास है, कहां पे ओशंस है, उसको ही बदल के रख दे। ये दोनों फोर्स सही हैं, बट इनका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो इस पूरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए। हाँ, वेगनर इस चीज में सही था जो उसने एक्सप्लेन किया कि एक पैंजिया था, फिर वो दो पार्ट्स में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, बीच में टेथिसिया, जो हमने डिटेल में पढ़ा। बट उसने जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया, जो इसका कॉज दिया, जो इसका कारण दिया, ये दो फोर्सेस, पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ये गलत था। ठीक है, वेगनर यूज्ड these two forces to explain how Pangea broke apart and its pieces drifted। वेगनर ने बोला कि यही दोनों फोर्सेस हैं, पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, जिस वजह से एक हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था, जो एक हमारा पैंजिया था, वो दो पार्ट में टूट गया। तो ये तो सही बताया, बट उसके पीछे का कारण गलत था, वो फोर्सेस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ना ये थ्योरी और एक्सप्लेन कर पाए कि अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस कैसे आते हैं। तो यहां पे वो थ्योरी फेल कर गई। Later scientists showed both forces were far too weak to move the entire continents। साइंटिस्ट ने, स्कॉलर्स ने क्या देखा कि हो सकता है ये फोर्सेस काम करें, बट ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, दे आर फार टू वीक, बहुत ही कमजोर फोर्सेस हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को तोड़ने के लिए, ठीक है, उनके ड्रिफ्ट अपार्ट होने के लिए। तो इस वजह से वेगनर की थ्योरी पार्शियली एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, इतनी हद तक
मान ली गई कि जो उन्होंने बताया है उतना सही है, उसके पीछे का जो कॉज है, जो कारण है, वो सही नहीं है। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थ्योरीज हैं वो इन्हीं थ्योरीज को रिफाइन करके बनी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम सीडीटी पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उसके बाद साइंटिस्ट के पास ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए कि उन्होंने ओशियन बेड को पढ़ना शुरू किया। पहले लगता था कि पानी के नीचे सब कुछ सपाट है, सब कुछ प्लेन है, बट ऐसा नहीं है, कि पानी के अंदर अलग ही एक्टिविटी चल रही है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे ट्रेंचेस हैं। जब ये पता लगना शुरू हुआ तो हमको अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिला। तो अब हम जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसके थ्रू देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी और एक्चुअली क्या कॉज है जिस वजह से ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये जो पैंजिया टूटा है, ये जो प्रेजेंट डे हमारी सिचुएशन है कॉन्टिनेंट्स की, कि वो एक्चुअली कैसे आई। ठीक है, वील मूव ऑन टू दिस, वील मूव ऑन टू फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी क्या एविडेंसेस देखेंगे, वील सी द एविडेंसेस ऑफ व्हाट, ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो साथ में एक साथ था और फिर दो पार्ट में टूटा और वो दो पार्ट्स खुद टूट गए, उनके क्या क्या एविडेंसेस हैं कि क्यों ये सही है, बट उसके पीछे का जो कॉज है वो वेगनर ने गलत बताया। तो जब हम ये एविडेंसेस पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद वील मूव ऑन टू इट्स क्रिटिसिज्म, की थ्योरी क्यों, मैंने आपको एक मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता दिया थ्योरी क्यों रिजेक्ट करी गई, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे हमारी सेकंड थ्योरी पे, विच इज पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद क्या क्या पढ़ाई हुई, क्या क्या चीजें हमने थ्योरीज, क्या क्या हाइपोथेसिस आई, और उसके बाद ओशन फ्लोर को हमने कैसे पढ़ना शुरू किया। ठीक है, विद दिस वील एंड टुडेज लेक्चर। आप ये सब एनसीईआरटी के चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट से पढ़ सकते हैं, एंड विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस डे।